महिलाओं के लिए एक एक्ट आता है, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो अब महिला जो कामगार है उसको प्रेगनेंसी के टाइम में या डिलीवरी के टाइम में ऑब्वियसली छुट्टी तो चाहिए ही होती है, तो उस टाइम में सैलरी कट जाती थी 2-3 महीने की, या फिर जितने दिन भी वो एब्सेंट है सैलरी नहीं मिलती थी। और साथ ही साथ कई बार तो एम्प्लॉयर जो है वो काम से भी निकाल देते थे। मिस्टर चौहान, ये जो आपने बात कही कि मतलब मैटरनिटी लीव्स होने चाहिए होती हैं और उसके लिए कुछ लॉज होते हैं, लेकिन देखने में आया है कि इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन या बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या कंसिडरिंग वीकर सेक्शन ये अभी भी है। तो इसको लेकर क्या जो लॉज बने हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, मतलब लागू होते हैं, या दे आर जस्ट ऑन पेपर? देखिए, जहां तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात है या मैटरनिटी के टाइम पे जॉब से निकालने की बात है, तो ऐसी वारदातें पहले बहुत होती थी। तो ये चीज धीरे धीरे इस चीज की डिमांड बढ़ी, वुमेन एम्पावरमेंट की जो है वो डिमांड बढ़ी। तो फिर सरकार ये एक एक्ट लेके आती है 1961 में, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो इसमें 3 महीने तक डिलीवरी के टाइम पे 3 महीने तक छुट्टी देना एम्प्लॉयर का ये कंपलसरी कर दिया गया। ये उसका लीगल राइट हो गया कि छुट्टी तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उस 3 महीने की पेमेंट भी देनी होगी और उसकी जॉब भी सिक्योर होगी। अब इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी रिसेंटली इसी साल सरकार ने एक अमेंडमेंट इसमें किया है और उस 3 महीने को बढ़ा के 6 महीने कर दिया है। तो कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो वो 6 महीने तक लीव ले सकती है और उसकी जॉब भी सिक्योर रहेगी और 6 महीने की उसको सैलरी भी मिलेगी। तो अगर वायलेशन होता है इन सब चीजों का तो वो मतलब एक लीगल नोटिस फाइल कर सकते हैं। वो कोर्ट है उसके लिए, लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, या जो लेबर कमिश्नर ऑफिस होता है हर स्टेट के अंदर, हर सिटी के अंदर, तो उनको कंप्लेंट डाल सकते हैं। साथ ही इसके साथ एक और एक्ट की मैं बात करना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, वो है द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। 1976 में ये इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया, क्योंकि क्या होता था पहले, जैसा आपने अभी बोला कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो पहले महिलाओं को कम करके आंका जाता था कि किसी भी काम को ये कम करती हैं, इनमें एनर्जी कम होती है या इनमें पावर कम होती है, तो उतना काम नहीं कर पाती जितना मेल काम करते हैं। तो इस चीज को वाइडली समझा गया और देशों के जो लॉ है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी ये लॉ बनाया गया कि एक काम के लिए मेल और फीमेल को अलग अलग सैलरी नहीं दी जा सकती। कम से कम दोनों को बराबर सैलरी तो मिलनी ही चाहिए एक काम के लिए। फिर इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 आया। तो 1986 में ये एक्ट पास हुआ। इसमें चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया। उससे पहले तक बच्चों का भी एक्सप्लॉयटेशन होता था, बच्चों से भी बहुत सारी फैक्ट्रीज में, बीड़ी की फैक्ट्रीज में या कंस्ट्रक्शन वर्क में या ईंटें बनाने के जो फैक्ट्रियां होती थी वहां पर उनसे काम कराया जाता था, फोर्स लेबर कराई जाती थी। तो ये एक्ट बना के उसको बंद कर दिया गया। हाँ, इस चीज में तो आजकल काफी मतलब लोग काम करते हैं कि चाइल्ड लेबर को अवॉइड करें, थोड़ा अवेयरनेस तो आई है इस बारे में। राइट। और साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूंगा ताकि हम पूरे एम्प्लॉयमेंट लॉ को, लेबर लॉ को समझ लें कि ये इसके अंदर क्या क्या आता है और हमारे देश में किस किस तरह के कानून हैं। तो इसके बाद फिर एक सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज के लिए भी एक्ट आता है 1976 में, जिसमें जो सेल्स प्रमोशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं जिनका रेगुलर काम नहीं है, हफ्ते भर का काम किया उन्होंने, फिर महीने में कभी 2 हफ्ते का काम मिला, तो ये थोड़े समय के लिए जॉब्स जो होते हैं मतलब, हाँ वैसा भी बोल सकते हैं, तो उनके भी अधिकार सुरक्षित किए गए। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आया कि अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, तो उसको क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, उसके लिए भी हमारे देश में 1970 से एक्ट है। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी गार्ड आप देखेंगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको भी 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम उनसे करवाया जाता था, पगार नहीं मिलती थी, कोई रेगुलेशन नहीं था, तो उसके लिए भी सरकार ने कानून बनाया। फिर आपने देखा होगा कि जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, जो घरेलू
कामकाज करते हैं, मेल या फीमेल डोमेस्टिक हेल्प जिसको बोलते हैं, राइट। तो उनका भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनका भी बहुत शोषण होता था। तो सरकार उसके लिए भी 2008 में कानून लेके आई, तो उससे डोमेस्टिक वर्कर्स के भी जो अधिकार थे वो उसको सुरक्षित किया गया। फिर इसी तरीके से बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी कानून है। फिर ये भी देखा गया कि अगर कोई एम्प्लॉय काम छोड़ता है कहीं पे 10 साल काम करके, कहीं पे 20 साल काम करके, तो उसको एक ग्रेजुटी भी मिलनी चाहिए। राइट राइट। क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है 60 साल के बाद, तो उसको एक मुश्त रकम मिलती है। तो उस रकम से वो आने वाली जो उसकी जिंदगी है 60 साल के बाद, क्योंकि 60 साल के बाद मतलब बेनिफिट, राइट, तो वो एक रकम मिल जाती है जिससे वो आगे की अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी सकता है, और साथ में उसको पेंशन भी मिलती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा कुछ था नहीं, कोई पेंशन मिलती नहीं थी। तो इसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया कि जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय अगर रिटायर होता है तो उसको एक ग्रेजुटी मिले, ताकि रिटायरमेंट के बाद या जब भी वो जॉब छोड़ता है तो उसको कुछ एक फिक्स अमाउंट मिले। तो इसके लिए भी कानून बना। क्वेश्चन आया मिस्टर चौहान दिमाग में कि ये जो आप बोल रहे हैं कि उनको प्राइवेट में भी ग्रेजुटी मिलनी चाहिए, प्राइवेट जॉब्स में, ओल्ड एज में, आफ्टर रिटायरमेंट, और गवर्नमेंट में, तो इसके लिए जो लॉज हैं या रूल्स हैं वो सेम है, मतलब फॉर गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज आफ्टर देयर रिटायरमेंट? ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो एम्प्लॉय हैं, जो रेलवे में काम करते हैं, जो भारत सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके अधिकार ज्यादा सुरक्षित है। उनकी सैलरी भी टाइम पे बढ़ती है, इंक्रीमेंट भी टाइम पे होता है, उनको काम से निकाला भी नहीं जाता, और उनको काम से निकालने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, और ये सेफ है, मतलब गवर्नमेंट जॉब। हाँ, तभी हमारे जो सोसाइटी में वाइडली ऐसा देखा जाता है कि लोग गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं। तो ये अगर प्राइवेट सेक्टर में लें तो ऐसा नहीं है। और जो मैं जिसमें एक्ट की बात कर रहा हूँ कि ग्रेजुटी एक्ट, ये इसीलिए बनाया गया कि कम से कम कुछ तो मिले, कुछ तो अधिकार मिले। तो इस एक्ट के थ्रू एक मिनिमम अमाउंट फिक्स किया गया कि अगर 5 साल के बाद अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में 5 साल काम करता है और 5 साल के बाद अगर जॉब छोड़ता है या काम से निकाला जाता है, तो उस केस में उसको एक फिक्स अमाउंट जो है उसके सैलरी के रेशियो में उसको मिलता है। ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। ओके मिस्टर चौहान, लॉ तो बहुत वास्ट है और आपने इतनी ही सी देर में कम से कम 100 एक्ट्स तो हमें बता दिए। पर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि इतने सारे लॉज हैं, इतने सारे एक्ट्स हैं, तो इस तरह की चीजें जो हैं हमारी जैसी जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया और बाकी जो सो कॉल्ड विकसित देश हैं, उनमें भी इसी तरह के लॉज और एक्ट सब बने हुए हैं और हमारे ऐसे बने हुए हैं, इतना एक्सप्लॉयटेशन है, तो क्या वहां पर इतने सारे एक्ट्स और लॉज होने के बाद वहां पे भी एक्सप्लॉयटेशन है या स्थिति या सिचुएशन कुछ फर्क है? तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ पे जो लॉ है, अगर हम कानून की जो लेबर रेगुलेशन की जो किताबें हैं, अलग अलग एक्ट जो मैंने आपको इतने सारे एक्ट डिस्क्राइब किए, उसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट हैं। तो इतने सारे एक्ट होने के बावजूद भी जो दिक्कत है या जो डिफरेंस हम बोले कि भारत के अंदर और जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे यूएस है, कनाडा है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसी कंट्रीज और हमारे कंट्रीज में अंतर क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी इस पे डालना चाहूंगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इंडिया के अंदर बहुत पुअर इम्प्लीमेंटेशन है। क्योंकि मैंने खुद देखे हुए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज के हमारे पास केसेस आते हैं। तो होता ऐसा है कि अब जैसे मैंने आपको एक्ट बताया कि एक एक्ट बना हुआ है 1923 में, एक एक्ट बना हुआ है 1936 में, एक एक्ट बना हुआ है 1948 में, 47 में, जो आजादी से पहले से जो एक्ट बने हुए हैं। तो उन एक्ट में उस समय जो फाइन थे, जो उस समय जो उनको जुर्माना जिसको बोलते हैं वो था, जैसे कि किसी एक्ट में अगर वायलेशन करने का 5 रुपए जुर्माना था, 1936 में 10 रुपए जुर्माना था, 20 रुपए जुर्माना था, वही जुर्माना आज भी है। ये रिलेवेंट मुझे एक तरह से लगता है कि रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि अब होता ऐसा है कि 5 रुपए का जुर्माना, 10 रुपए का जुर्माना कोई बड़ी बात नहीं है, और एम्प्लॉयर जो है वो वायलेशन करते हैं, और अगर एम्प्लॉय
पहली बात तो हिम्मत जुटाता नहीं है कि कोर्ट में जाने के लिए या कंप्लेन करने के लिए। उसको पहली बात तो कानूनी मालूम नहीं होते, और थोड़ा बहुत हिम्मत जुटाता भी है और वो अथॉरिटीज के पास कंप्लेन लेके जाता है या कोर्ट में जाता है, तो एम्प्लॉयर 20 रुपए 50 रुपए जुर्माना देके छूट जाते हैं। तो बस ऐसा ही है। और यहीं पे अगर मैं कंपेयर करूं यूएस की, यूके की, कनाडा की, तो वहां पर क्या है कि वहां पे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इतनी प्रोएक्टिव होती हैं। उनके पास अगर कोई इसकी कंप्लेन जाती है लेबर एक्सप्लॉयटेशन की या लेबर लॉ वायलेशन की, तो वो लोग क्विक रिएक्शन करते हैं, क्विक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उनके जो फाइन भी होते हैं वो भी मिलियंस में फाइन होते हैं, $1 मिलियन में उनके फाइन होते हैं। और कई बार तो ये भी देखने को आता है कि कंपनीज के लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं, कंपनीज को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया में ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। तो इन्फोर्सिबिलिटी का वहाँ मतलब ड्यूरेशन भी इतना ही लेंदी है जैसे हमारे यहाँ मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी भी चीज का, तो स्पेशली लॉ रिलेटेड या लीगल इश्यूज रिलेटेड बहुत लंबा होता है। तो क्या ऐसा भी सेम है या फर्क है? ये इसमें तो बहुत डिफरेंस है। ये तो इसके बारे में तो हमें मालूम ही है कि हमारे यहाँ कोर्ट्स में जजों की कमी होती है, और कानून जो है बहुत अच्छे कानून हैं, लेकिन इन्फोर्सिबिलिटी की प्रॉब्लम है। अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में भी केसेस बहुत लंबे चलते हैं। हाँ, कंपेरेटिवली हम बोल सकते हैं कि जो लेबर लॉ वायलेशन के लिए अगर कोई लेबर कोर्ट जाता है, इंडस्ट्रियल कोर्ट जाता है, तो कंपेरेटिवली जो सिविल कोर्ट्स हैं या क्रिमिनल कोर्ट है, उससे केस थोड़ा कम लंबा चलता है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो होते हैं, तो ये किस तरह के केसेस पर अप्लाई होते हैं? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स पे होते हैं, और वो भी कुछ सेलेक्टिव मैटर्स पे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल लगाई जाती है। और लेबर लॉ वायलेशन की जहां तक बात है, तो उसमें कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट होता नहीं है, लेबर कोर्ट होता है और इंडस्ट्रियल कोर्ट होता है। और वो वैसे भी कंपैरेटिवली फास्टर है? नहीं, फास्ट नहीं बोल सकते। हाँ, बट जो जैसे मान लीजिए जो मैटर 10 साल चलते हैं, 20 साल चलते हैं, जो हमारे सुनने में आता है कि कोई केस 10 साल चला, 20 साल चला, तो लेबर कोर्ट में ऐसा फैसला 6 महीने में, 1 साल में फैसला जो है वो आ जाता है, और कई बार तो 3 महीने में भी फैसले आ जाते हैं। चलिए, ये बात तो एटलीस्ट कम से कम अच्छी है कि लेबर, इंडस्ट्रियल और सिविल टाइप के जो केसेस होते हैं वो फास्ट ट्रैक ना होते हुए भी फास्ट हैं। मिस्टर चौहान, एक तो अच्छी न्यूज है लॉ रिलेटेड कि ये जो लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉज हैं, इनसे रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो 3 मंथ्स में भी मतलब चंद कुछ केसेस, हाँ, मतलब उनका रिजल्ट आ जाता है। मतलब दे आर नॉट फास्ट ट्रैक बट स्टिल एटलीस्ट दे आर फास्टर देन कंपैरेटिवली फास्टर। सो थैंक यू वेरी मच। तो आज के लीगल ज्ञान में मुझे उम्मीद है कि आपने लेबर लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ और इन सब के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ पर लीगल इश्यू से रिलेटेड। सो थैंक यू, बाय। फ्रेंड्स, अगर आपके भी एम्प्लॉयमेंट लॉ या लेबर लॉ से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। एंड प्लीज don't forget to like, subscribe our channel Legal Gyan. And yes, do share it with your friends. Thank you.